साथियों नमस्कार। अमेरिका की डीओजे ने जो फाइल्स जारी करी हैं, वो फाइल्स केवल एक विशाल समंदर का कतरा भर सी नजर आती हैं और कहा यह गया था कि जिन महिलाओं की आइडेंटिटी रिवील ना हो उसको बचाने के लिए आप कुछ भी ब्लैकआउट कर सकते हैं। तो फिर वहां पर फाइल रिलीज जिस भी डिपार्टमेंट ने की, कई कई पन्ने खाली छोड़ दिए या ब्लैकआउट कर दिए। क्या ये असल डिक्लासिफिकेशन है? क्या ये असल उस नियम का पालन है जो कि इस 19 तारीख को लागू हुआ है? हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश पाठक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस पूरे कार्यक्रम में। धन्यवाद भाई। सर, पहला तो सवाल यही कि एप्स्टीन फाइल्स का ये जो डीक्लासिफिकेशन का पूरा प्रोसेस था, उसके बाद जो डेटा सामने आया है, आपने खुद ट्वीट करके बताया कि ये केवल 2.5 जीबी है, 1% भी नहीं है टोटल डेटा का। क्या ये असल डीक्लासिफिकेशन माना भी जाए या फिर केवल एक खाना पूर्ति की गई है? देखिए, धारण असल क्लासिफिकेशन तो नहीं है। गोपनीयता अब भी बरकरार है, क्योंकि जो आंकड़े कल मैंने जो ट्वीट किया था, वीडियो भी बनाया, वो अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं कहा। जिन लोगों ने इस कानून को बनाने में, उसका मसौदा तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की, कांग्रेसमैन रो खन्ना, दूसरे थॉमस मैसी, उन लोगों ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि 300 जीबी की जगह सिर्फ 2.5 जीबी मटेरियल साझा किया गया, देश के सामने रखा गया। अब उसमें एक ताजा अपडेट और ले लीजिए हमारे दर्शकों के लिए, उसके बाद हम विस्तार में जाएंगे। जो फाइल्स रिलीज की गई, एक तो वे बहुत कम है, जी। नंबर दो, उनमें बहुत सारी चीजें छुपा ली गई हैं। जो रिलीज हुई है उसमें भी 119 पन्ने ब्लैंक हैं, काले दिखाई दे रहे हैं। मैंने साझा भी किया उस चीज को, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है। यानी आप उसमें न नाम देख सकते हैं, न पता देख सकते हैं, न तस्वीर, बस एक काला सा पन्ना खिसकते हुए ऊपर चला जाता। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि जो चीजें रिलीज की गई थी, उनमें से एक फाइल पीडीएफ नंबर 468 डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से कल हटा दी गई है, डिलीट कर दी गई है, क्योंकि पोस्ट उसमें होने के डोनाल्ड। बाद डिलीट कर दी गई है। जी जी, ये ताजा खबर है। अमेरिका में उसको हम्म। लेकर बवाल चल रहा है। यद्यपि देखिए, एक बार कोई चीज आ गई सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, लोगों ने डाउनलोड कर ली, सुरक्षित रख ली। लेकिन डीओजे ने एक फाइल में, नंबर बता रहा हूँ, पीडीएफ नंबर 468, उसको क्यों हटाया गया, किसके कहने से हटाई गई? क्योंकि जो चीज सार्वजनिक हो चुकी, उसको क्यों डिलीट किया गया? अमेरिका में अब इसको लेकर बवाल चल रहा है, क्योंकि उसमें डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि हम्म। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बहुत सारी तस्वीरों में दिख रहे हैं, अलग अलग बहुत खराब दृश्यों में है वो। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लें, जिसका आपने शुरू में थोड़ा सा हवाला दिया कि ये जो कानून था, उसके तहत कौन कौन सी चीजें छुपाई जा सकती थी, जिन्हें कानूनन सार्वजनिक नहीं किया जाए। तो मैं इसका थोड़ा सा विस्तार दे देता हूं, हमारे दर्शक बहुत सुविधाजनक तरीके से समझ लेंगे। ये जो कानून बना था, इसमें अटॉर्नी जनरल को पाबंद किया गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास मौजूद सभी अनक्लासिफाइड रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने लायक और डाउनलोड करने लायक फॉर्मेट में पब्लिक को उपलब्ध कराया गया। ठीक है, उसी फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया। क्या क्या उपलब्ध कराना है? ये जो कानून था, जेफरी एप्स्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट, इसमें किन किन लोगों, किन चीजों को दिखाया जाना है, पेश किया जाना है, उसका भी विस्तार से वर्णन था। नंबर एक, जेफरी एप्स्टीन से संबंधित सभी इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, कस्टोडियल मामले, यानी एप्स्टीन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, उसकी जो जांच पड़ताल हुई है। दूसरा, उससे हासिल जो भी सामग्री कस्टडी में है, कस्टोडियल मामले, वो सब पेश करना है। नंबर दो, घिसलेन मैक्सवेल, विलेन मैक्सवेल भी कहते हैं उसके उच्चारण, जो उसकी प्रेमिका थी, उससे हम्म। संबंधित सारे रिकॉर्ड। नंबर तीन, फ्लाइट लॉग, ट्रेवल रिकॉर्ड, जिसमें मैनिफेस्ट, इटिनरी, कस्टम, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट शामिल हैं। यानी एप्स्टीन से मिलने आने वाले दुनिया भर के लोगों के फ्लाइट का लॉग रिकॉर्ड, मतलब कब आए, कब गए, किस जहाज से आए, किस से गए, कस्टम्स में कैसे निकले,
इमिग्रेशन कब हुआ, उनकी बाकी इटिनरी कि कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ रुके, वो सब रखना है, देश को बताना, दुनिया को बताना। एपस्टीन की क्रिमिनल एक्टिविटीज और इन्वेस्टिगेशन के संबंध में नामित या रेफरेंस किए गए लोग, जिनमें सरकारी अधिकारी या राजनीतिक रूप से एक्सपोज्ड लोग शामिल। कानून साफ कह रहा था कि ऐसे हर व्यक्ति की जानकारी सार्वजनिक करना है जो या तो सरकारी अधिकारी हो या पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हो, यानी चर्चित व्यक्ति। 5, एपस्टीन की ट्रैफिकिंग या फाइनेंशियल नेटवर्क या उससे जुड़ी एंटिटीज, कॉर्पोरेट, नॉन प्रॉफिट, एकेडमिक या सरकारी। उसका जो वित्तीय कारोबार था, मैंने जैसा कि शुरू में हर वीडियो में बताया है कि वो फाइनेंस का काम भी करता था, इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में लोगों की मदद करता था, सलाह मशविरा देता। तो उसकी जो वित्तीय गतिविधियां हैं, उसका जो ट्रैफिकिंग या फाइनेंशियल नेटवर्क है, उस सब की भी जानकारी देना है। इसके अलावा उसकी जो नॉन प्रोसिक्यूशन डील्स है, यानी मान लीजिए उसने किसी पीड़िता के साथ कोई डील कर ली, मुकदमा नहीं चलेगा, पीड़िता को कोई पैसा दे दिया, समझौता कर दिया, इम्यूनिटी एग्रीमेंट्स हैं, कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंतर्गत उसे सुरक्षा मिली हो, या बार्गेन, सौदेबाजी की गई हो, या सील्ड डॉक्यूमेंट्स हो, सेटलमेंट्स, कि उसने, उसके खिलाफ किसी ने शिकायत की, शिकायतकर्ता से उसका समझौता हो गया, सील बंद कोई एग्रीमेंट हो गया, वे भी सार्वजनिक किए जाना अनिवार्य है। इसके अलावा जितने कम्युनिकेशंस हैं, ईमेल, मेमो वाले, उसकी मीटिंगों के नोट्स, सब कुछ बताना है। एपस्टीन की हिरासत, उसकी मौत, उसकी जांच से जुड़ी फाइलें, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जिसे नष्ट करने या गलत जगह रखने या छिपाने की कोशिश की गई हो, वो सब। उसकी हिरासत, उसकी मौत का डॉक्यूमेंटेशन, घटना की रिपोर्ट, गवाहों के इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑटोप्सी यानी उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, मौत के कारणों की रिपोर्ट का रिकॉर्ड। अब असली बात पर आते हैं धारण। ये जो जारी करते समय जो छुपाने की कोशिश की गई है, वो किस बहाने की गई और जो काट छाट की गई, क्योंकि इस कानून में कुछ चीजें अपवाद स्वरूप छोड़ दी गई थी। उस कानून में बताया दिया गया था कि आप इन इन चीजों को रोक सकते हैं या छुपा सकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं? जैसे पीड़िताओं के प्राइवेट मेडिकल फाइलों के बारे में व्यक्तिगत रूप से पहचानी जा सकने वाली जानकारी, यानी वे युवतियां, बालिग या नाबालिग, उनकी कोई ऐसी मेडिकल जांच हो, उनकी बीमारी की हो जिससे उनकी पहचान हो सके, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दिखाना। बच्चों के यौन शोषण के मटेरियल नहीं दिखाना थे। जो फेडरल जांच चल रही है, मुकदमे चल रहे हैं, अगर वो उन मुकदमों में कोई खतरा पैदा हो तो ऐसी कोई चीज आप ना दिखाएं। किसी के शरीर पर कोई चोट है या उसका शव है, वो नहीं दिखाना है, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर नेशनल सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी संबंधित ऐसी कोई जानकारी है जिसको पूरी तौर पर बताना खतरे की बात हो सकती है अमेरिका के लिए एक राष्ट्र के रूप में, उसे आप छुपा सकते हैं, लेकिन उसकी समरी बता सकते हैं, संक्षेप में छोटी सी जानकारी दे सकते हैं। नहीं, यहाँ पे और तो ये ये बहुत बड़ा लूप होल है फिर ये। वही मैं कह, इसमें से एक भी चीज नेशनल सिक्योरिटी संबंधित नहीं है, एक भी जी। चीज फॉरेन पॉलिसी संबंधित नहीं, तो फिर क्यों रोकी गई इतनी सारी फाइलें? आखिरी बात, ये सारी चीजें भी अगर आप रोकेंगे, देश को नहीं बताएंगे, सब दुनिया को नहीं बताएंगे, तब भी इसकी लिखित जानकारी आपको रखना पड़ेगी कि ये चीजें हम नहीं बता रहे हैं, ये सामग्री नहीं बता रहे हैं, और उसका लिखित जो चिट्ठा है वो फेडरल रजिस्टर में दर्ज करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा। यानी दुनिया को भले ना बताएं, लेकिन सरकार का जो फेडरल रजिस्टर है उसमें आपको बताना पड़ेगा। और अंतिम बात, इसको अटॉर्नी जनरल को, इसको जारी करने के बाद अटॉर्नी जनरल पैम गॉन्डी, ये पाबंद थी इस बात के लिए, महिला है, कि जिस दिन कानून बना उसके बाद 30 दिन के अंदर, यानी कि दिसंबर 19 दिसंबर की आधी रात 11:59 से पहले सार्वजनिक करें, और उसके बाद 15 दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट कांग्रेस के सामने देनी होगी। किस कैटेगरी के रिकॉर्ड रिलीज किए गए और किसके रोके गए, ये सब बताना पड़ेगा अमेरिका की कांग्रेस को। कांग्रेस यानी अमेरिका में जो दो संसदीय निकाय है, एक सीनेट है और एक कांग्रेस, सीनेट और कांग्रेस। आपको
आपको कांग्रेस के सामने 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश कर। अब जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो जानकारियां रोकी गई 300 जीबी की बजाय सिर्फ 2.5 जीबी रिलीज की गई, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जखीरा रोक लिया गया है। ये तो आइसबर्ग का सिरा है। हाथी की पूंछ आपको दिखाई गई है, हाथी तो छुपा लिया है। और ये आरोप हमारा नहीं है, ये बोलता हिंदुस्तान का नहीं। काश पटेल जो एफबीआई के चीफ हैं, वे कुछ दिनों पहले बता चुके थे कि 300 जीबी में मटेरियल। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी 4-5 दिन पहले कह चुकी थी कि हमारी टेबल पर सारी जानकारी, सारा डाटा आ चुका है। फिर 19 दिसंबर को क्या हुआ वो भी समझ लीजिए। एक तो 18 दिसंबर की रात को ही, एक दिन पहले, रो खन्ना जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने आशंका जता दी थी और चेतावनी भी दी थी कि मुझे मालूम पड़ा है कि सरकार के इशारे पर, यानी डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल जानकारियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों की काट छांट कर रहे हैं, ब्लर कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ताकि पूरी जानकारी देश के सामने ना आ पाए। उन्होंने चेतावनी भी दे दी थी कि अगर ऐसा कुछ किया तो संसद की अवमानना और कानून के उल्लंघन का केस चलाऊंगा। अब आती है 19 दिसंबर, सवेरा हुआ, पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही। उससे पहले, सबसे पहले एक बयान आता है डिप्टी अटॉर्नी जनरल का। उन्होंने कह दिया कि सामग्री बहुत भारी है, बहुत बड़ा जखीरा है, इसको एक दिन में रिलीज नहीं किया जा सकता, इसमें कई हफ्ते लगे। तभी दुनिया को समझ में आ गया था कि अब पूरी जानकारी नहीं। और वही हुआ, जब देर शाम दोपहर बाद जानकारियां डीओजी की वेबसाइट पर अपलोड की गई तो उसमें सिर्फ 2.5 जीबी डाटा है। उनमें से भी, जैसा मैं बता चुका हूँ, 119 पेज खाली हैं, ब्लैंक है, नाम छुपा लिए गए हैं, तस्वीरें छुपा ली गई हैं, और सोच समझकर इरादतन बिल क्लिंटन की सारी तस्वीरें जारी कर। आप जानते हैं क्लिंटन से इनका कोई लेना देना नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का। अपने और अपने साथियों की, अपने डियर फ्रेंड्स की बहुत सारी जानकारियां छुपा ली है। अब जो, हाँ, आप सवाल पूछ लीजिए। अच्छा सर, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अमेरिका की एक वेबसाइट है द वायर्ड करके, तो उन्होंने एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करी एप्स्टीन आइलैंड के ऊपर। एप्स्टीन आइलैंड पे जितने भी फोन्स एक्टिव थे, उसके बाद ये सारे इवेंट्स खत्म होने के बाद वो जहां जहां गए, जिस जिस देशों में गए, वहां वहां के ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स निकाले। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी इन देशों का, जैसे उसमें केनिया, सिडनी और कई अलग अलग देशों के जिक्र थे, इजराइल का भी जिक्र था, ऐसा नहीं हो सकता कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल ना हो। क्या ये कारण भी हो सकता है उस क्लॉज का इस्तेमाल करने का जो आप बता रहे थे कि देश की विदेश नीति पे कोई असर ना पड़े? क्या ये भी हो सकता है कि बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, बड़े अधिकारियों को छुपाया जा रहा हो? देखिए, निश्चित तौर पर जो आंकड़े अब तक सामने आ चुके हैं, जो प्रमाण आ चुके हैं, बयान है, वर्जीनिया गिरफे, जिसका हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, 17 साल की थी जब उसका वहां पे यौन शोषण हुआ। उसने इजराइल के एक प्रधानमंत्री का जिक्र किया है, प्रिंस एंड्रयूज का जिक्र किया है, जो ब्रिटिश राजघराने के राजकुमार हैं। दुनिया के तमाम देशों के मुखिया वहां जाते थे, ये तो तय है। अब देखिए, जब उसने, अमेरिका की जिस वेबसाइट ने इसके कॉल लॉग को ट्रैक किया, आप जानते हैं कि टेलीफोन की, मोबाइल की लोकेशन बहुत आसानी से पकड़ में आ जाती है। जी। जब आप किसी मोबाइल नंबर का सीडीआर चेक करते हैं तो उसमें एक एक मिनट से मालूम पड़ जाता है कि इस वक्त इतने बजे धारण जी कहाँ पर थे। आप अपने घर पर हैं कि अपने चैनल के ऑफिस में हैं, या राजीव चौक पर हैं, या ग्वालियर में हैं कि लखनऊ में हैं। तो इस तरह अगर इन बड़े बड़े लोगों को टेलीफोन या मोबाइल के को ट्रैक करके ये मालूम पड़ चुका है कि वे कहाँ कहाँ से, किन किन देशों के लोग, तो निश्चित तौर पर विदेश नीति पर भी असर हो सकता है। लेकिन इस नाते उस अपराध को तो नहीं छुपाया जा सकता जो इन लोगों ने वहां किया होगा। और वहां आने और जाने के बाद एप्स्टीन ने बिचौलिए के तौर पर और कौन कौन से काम कराए होंगे, कौन सी भूमिका अदा की होगी। और सबसे चिंता की बात यह है कि जब एप्स्टीन 2008-9 में बेनकाब हो चुका था, यद्यपि एक खबर तो अभी और आई है, कल ही एफबीआई में 2006 में शायद किसी महिला ने एक शिकायत की थी, उस शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया। कल से अमेरिका में उस पर लेकर बवाल चल रहा है कि एफबीआई ने क्यों उसकी शिकायत को नहीं सुना।
और इससे बहुत पहले खुलासा हो चुका हो। लेकिन अगर 2009 में एप्स्टीन के जेल जाने के बावजूद फ्लोरिडा में एक बार जेल काटा आया था वो और उसकी जी। प्रेमिका मैक्सवेल, उसके बाद क्यों ये सारे लोग जा रहे थे वहां पर? क्यों इतने सारे लोगों की आमद और रफ्त वहां दिखाई दे रही है उसके आइलैंड पर? सेंट जेम्स आइलैंड उसके टापू का नाम है, उसके जहाज का नाम है लोलिता एक्सप्रेस, उसमें भी वही सब होता है। उसका विला है पाम बीच पर न्यूयॉर्क, हम्म। वहां भी लोग आते जाते। तो अगर विदेश नीति के हवाले से राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ये जानकारियां छुपा ली गई हैं तो इसको लेकर भी अमेरिका का समाज बहुत उद्वेलित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, खुद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कांग्रेसमैन सांसद इस वक्त सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी में इसको लेकर बगावत जैसे आसार, और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जैसे किसी जमाने में वाटरगेट कांड हुआ था, तत्कालीन राष्ट्रपति के खिलाफ केस चला था, कहीं जी। वाटरगेट कांड जैसे हालात तो नहीं बन रहे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। हम्म। उससे बहुत बड़ा मामला है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है जैसा लोग सोच रहे हैं। अभी अमेरिका में इसको लेकर बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। हम्म। सर, आखिरी सवाल मैं इस पूरी चर्चा में लेना चाहूंगा कि आप जिस तरह का कांड एप्स्टीन फाइल्स या फिर जेफरी एप्स्टीन का है, उसकी तुलना तो शायद कहीं से भी नहीं की जा सकती, लेकिन भारत में भी कई ऐसे कांड आए जहां पर राजनीतिक पार्टियां, राजनेता यौन शोषण के मामलों में और यौन शोषण का गिरोह चलाते हुए पकड़े गए। लखनऊ में जैसे एक भाजपा नेत्री का पति एक फ्लैट पे ये रैकेट चला रहा था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बारे में हमें पता है। हम एज अ सोसाइटी भूल जाते हैं कि इस तरह की कोई घटना भी हुई थी। और मैं तो हमेशा अपने शोर्स में कहता हूं कि भारत की याददाश्त बहुत छोटी है, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। क्या उम्मीद की जा सकती है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, लखनऊ कांड, इन सबको दोबारा याद किया जाए या फिर इन पर एक ढंग की जांच भी हो जाए? देखिए, ढंग की जांच होने लायक तो उससे भी बड़े बड़े काम, प्रज्वल रेवन्ना, हम्म। जिसके लिए जी। हमारे प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे तो फिर वो चुनाव हार गया था। 2000 महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है उस पर, और ऐसे लोग सब पार्टियों में रहे हैं। और हमारे देश में पहले भी ऐसी घटनाएं होती। बाबू हम्म। जगजीवन राम के सुपुत्र थे सुरेश, उन पर भी आरोप लगे थे और बहुत सारे ऐसे हम्म। मामले आए। लेकिन हमारा समाज आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं उस बात को मानता हूँ और खुद भी कहता हूँ कि हमारे देश की जो सामूहिक चेतना है, हमारी जो स्मृति है, वो बहुत क्षीण है, बहुत अल्पकालीन है। हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। हम कोविड में हुई मौतें भूल गए, हम कुंभ में हुई भगदड़ में मरने वालों की के दुख को भूल गए, हम सारे दुख भूल जाते हैं। इसलिए हमारे समाज में कोई बहुत ज्यादा असर होगा, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। यद्यपि एक तरह की जांच तो छोटी मोटी होना ही चाहिए थी कि 2014 से लेकर 2017 तक हमारे मंत्री, इस वक्त जो मंत्री हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी दूत भी रहे हैं, हरदीप पुरी, जी। उनकी 5 बार की मुलाकातों का जिक्र इवन एप्स्टीन की न्यूयॉर्क डायरी में। इवन न्यूयॉर्क में पोस्टेड थे। बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में जी। राजदूत भी रहे और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी स्थायी दूत रहे। जी। 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 लेकिन 2014 से 17 तक 5 मुलाकातों का उल्लेख एप्स्टीन की डायरी में होना छोटी बात तो नहीं। वो भी हम्म। तब जब वो व्यक्ति बेनकाब हो चुका था, यौन अपराधी के रूप में एक बार जेल काटा है, 19 में तो दोबारा गया है 2000। लेकिन ये मुलाकातें तो 9 से 17 के बीच की है, 14 से 17 के बीच की, भारत में एनडीए की सरकार बनने के बाद। प्रधानमंत्री का जिक्र भी ईमेल्स में आया ही है। तो एक यौन जी। अपराधी और अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रधान रणनीतिकार की बातचीत में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आना चिंता की बात तो है ही। हम शुरू दिन से कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कोई वैसी तस्वीर या कोई बहुत आपत्तिजनक विवरण उसमें नहीं है। लेकिन हाँ। इसके बावजूद अगर इतना भी है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी हमारी सरकार कि एक यौन अपराधी को बिचौलिया बनाना पड़े? हम्म। हम्म। इन सवालों को अब देश नहीं पूछता, तो हम और आप ही अपराधी हैं कि हम ये सवाल पूछ रहे हैं और इसका खामियाजा भी भुगतते हैं। जी। सोशल मीडिया पे तो खैर सर इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, हम लिखें पढ़ें
अगर कुछ सुनने को ना मिले तो क्या फायदा है उसमें भी। खैर, इस पूरी चर्चा के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और जरा ये सोचिए कि आपने सवाल क्यों नहीं किया। हमारी सरकार ने जवाब नहीं दिया, हमारी सरकार ने कोई सफाई नहीं दी, लेकिन हमने सवाल क्यों नहीं पूछा। एक नागरिक के तौर पर और मीडिया के बड़े हिस्से के तौर पर कहीं से भी सवालों के स्वर नहीं आए। हम एक सोसाइटी की तरह कहां जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में विचार जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की चर्चाओं को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर।